दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेंडिगो से हुए सामने की दो खौफनाक घटनाएं। दोनों ही कहानियां एकदम नई और डरावनी हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि अगर आपका सामना वेंडिगो से हुआ तो आप क्या ही कर पाएंगे। लेकिन ये कहानियां शुरू करने से पहले मुझे आपका छोटा सा सपोर्ट चाहिए। अगर आपको एक भी कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करना, जिससे इस वीडियो को रीच मिल सके और लोग भी ये कहानियां सुन पाएं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट में अपने फीडबैक और सजेशंस भी दे सकते हैं। वेंडिगो की और कहानियां सुनने के लिए आप प्लेलिस्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई कहानियां आपसे मिस ना हो, उससे पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। हो सकता है आपने वेंडिगो के बारे में सुना हो, उसकी तस्वीरें देखी हों, लेकिन जिन्होंने उसे असल में देखा है उनके लिए ज्यादातर वही आखिरी चीज थी जो उन्होंने कभी देखी थी। मैंने उसे नहीं देखा और भगवान का शुक्र है कि मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मेरे खानदान की रगों में दौड़ता खून उसे देख चुका है, उसकी खोखली आंखों में झांक चुका है। यह मेरी कहानी नहीं है, यह मेरे पिता की कहानी है। जब मैं करीब 15 साल का था, उन्होंने मुझे अपने पास बैठने को कहा और उस भूरे कपड़े वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि मैं अब इतना बड़ा हो चुका हूं कि समझ सकूं कि वो मुझे जंगल में कदम क्यों नहीं रखने देते, हम कभी उत्तर की तरफ क्यों नहीं जाते, और खासकर सर्दियों में तो कभी नहीं। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया और यह उनकी खास गुजारिश थी। वो चाहते थे कि उनके साथ जो हुआ उसका कुछ सबूत रहे, ताकि कोई और उस दौर से ना गुजरे जिससे वो गुजरे थे। और फिर उन्होंने मुझे ये सब बताया। उन्होंने एक सिगरेट निकाली और लाइटर को क्लिक किया जब तक एक छोटी सी लौ नहीं जल उठी। फिर उस लौ से सिगरेट जलाई और बोलना शुरू करने से पहले एक कश लिया। मेरे चाचा ने सोचा कि अब मुझे ग्रेट लेक्स के जंगल देखने चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा, ये जंगल पूरे देश में सबसे खूबसूरत है। काफी मनाने के बाद तुम्हारे दादा मान गए कि मुझे उत्तर की तरफ जाने दिया जाए, और जाहिर है जब तक ये फैसला हुआ तब तक सर्दी आ चुकी थी। यहां की सर्दी उत्तर की जमा देने वाली ठंड के सामने बस एक हल्की हवा जैसी है। ठंडे दिन और अंधेरी बर्फीली रातें। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि मूल अमेरिकी लोग महीनों की मोटी बर्फ में कैसे जिंदा रहते थे और उन जीवों के बीच कैसे रहते थे जो उस बर्फ के साथ आते थे। वो रुकते हैं, सिगरेट का एक और कश लेते हैं और फिर आगे बोलते हैं। लेकिन मेरे चाचा नहीं रुके। उन्होंने सर्दियों के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने हम दोनों के लिए ऐसा सामान खरीदा जैसे हम आर्कटिक जा रहे हों। मोटे फूले हुए जैकेट, भारी बूट, दस्ताने और चश्मे, ताकि अगर चलते हुए तूफान आ जाए तो वो सब हमारे काम आए। और हां, उन्होंने जंगली जानवरों के लिए बेयर स्प्रे भी रखा। उन्होंने एक और चीज भी रखी, एक .5 एक्शन एक्सप्रेस डेजर्ट ईगल, वही बंदूक जो फिल्मों में पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं। असल में उन्हें पता भी नहीं था कि वो उसे इस्तेमाल भी करेंगे। उन्होंने तो बंदूक बस एहतियात के तौर पर रखी थी, अगर भालू या कोई और जानवर सामने आ जाए और मामला बहुत नजदीकी हो जाए। वो रुके और अपनी दाहिनी टांग को घूरने लगे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमें उसकी जरूरत किसी और ही चीज के लिए पड़ेगी। वो नवंबर के बीच का समय था जब हमने मिशिगन स्टेट के लिए फ्लाइट पकड़ी। मेरे चाचा ने एक छोटे से कस्बे में एक साधारण से होटल में कमरा लिया था। उस होटल का नाम मुझे अब याद नहीं, और शुरुआती कुछ दिन हमने बस वहां के नज़ारों के आदी होने में बिताए। मेरे चाचा सही थे, वो जगह वाकई खूबसूरत थी। सच कहूं तो खूबसूरत शब्द भी कम पड़ जाता है। मेरी खिड़की से मुझे जंगल की सरहद दिखती थी। पेड़ इतने ऊंचे थे
जैसे प्रकृति के सर से निकले लंबे बाल हों और उन बालों के बीच छोटे छोटे कीड़े जैसे बसे हुए थे। गिलहरियां, चिपमंक, पक्षी और कभी कभी भेड़िया या लोमड़ी भी आ जाती थी और फिर पेड़ों की छाया में गायब हो जाते थे। सच बताऊं, आज भी मुझे उन पेड़ों को देखना याद आता है। हवा के साथ ऊंचे पाइन पेड़ों को एक साथ झूमते देखना सच में बहुत मजेदार था। उन्होंने गहरी सांस ली और सिगरेट को लकड़ी की कुर्सी पर बुझा दिया। लेकिन मुझे पता है, मैं वहां कभी वापस नहीं जा सकता। लगभग हर दिन हम हाइकिंग पर जाते थे। हमारे पैरों के नीचे बर्फ की चरमराहट होती थी। बीच बीच में रुकते थे, जंगल की जिंदगी देखते थे। एक दो बार हमारा सामना भालू से भी हुआ। मैं तो डर जाता था, लेकिन मेरे चाचा वहां रहते हुए बहुत कुछ देख चुके थे, तो उन्हें पता था कि क्या करना है। वो मेरे कान में फुसफुसाते थे, उनकी आंखों में मत देखना, और एहतियात के तौर पर बेर स्प्रे निकाल लेते थे। और कुछ देर बाद खाने के लिए जामुन ढूंढते हुए वो भालू आगे बढ़ जाते थे। वहां हमारा दूसरा हफ्ता चल रहा था और तभी मेरे चाचा ने तय किया कि अब मुझे मेरी पहली नाइट वॉक पर ले जाना चाहिए। तो हमने अपने कोट पहने, स्नो बूट्स पहने और साथ में बेर स्प्रे और डेजर्ट ईगल भी ले ली। अजीब बात यह थी कि अंधेरे में वो जगह दिन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तारे हमारे ऊपर ऐसे चमक रहे थे जैसे जुगनू हमें जंगल में स्वागत कर रहे हों, और चांद हमेशा की तरह बड़ा और चमकीला हमारे ऊपर टंगा हुआ था। हम चलते रहे जब तक रास्ते में एक मोड़ नहीं आ गया जहां रास्ता दो हिस्सों में बंटता था। आमतौर पर हम बाएं जाते थे क्योंकि वो रास्ता लंबा था और जंगल को ज्यादा देर तक महसूस करने का मौका देता था। लेकिन उस दिन ठंड कुछ ज्यादा ही थी, तो मेरे चाचा ने सोचा कि देर करने से बेहतर है हम जल्दी लौट जाएं। लेकिन उस रात अचानक बढ़ती ठंड मेरे दिमाग में जरूरत से ज्यादा देर तक अटकी रही। मौसम कभी कभी अनिश्चित होता है, लेकिन जहां मैं रहता था वहां का मौसम पूर्वानुमान उत्तर की तुलना में कहीं ज्यादा सही रहता था। आखिरकार ये ख्याल मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने सोचा कि हर न्यूज चैनल कभी न कभी गलत साबित हो ही जाता है, तो हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन हर कदम के साथ ठंड बढ़ती ही जा रही थी। अब तक मेरे चाचा बार बार आसमान की तरफ देखने लगे थे। उनके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। मैंने भी ऊपर देखा। आसमान में एक भी बादल नहीं था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो बर्फीले तूफान का इशारा करे या ये समझाए कि इतनी भयानक ठंड क्यों पड़ रही है। कुछ ही देर में मेरे चाचा ने मुझे अपने और करीब कर लिया ताकि हम थोड़े गर्म रह सकें। वापस जाने का रास्ता लंबा नहीं था, बस 1 मील या उससे थोड़ा और ज्यादा था। लेकिन उस वक्त ये बात साफ हो गई कि गड़बड़ सिर्फ मौसम की नहीं थी। जैसे जैसे हम चलते गए हमें कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, तेज कदमों की आवाज। मेरे चाचा ने झटके से उस दिशा में सर घुमाया और अपना बेर स्प्रे निकाल लिया। लेकिन जब मैंने उनके कंधों के पार देखा, मुझे पेड़ों की छाया में कई जोड़ी आंखें दिखी जो बहुत तेजी से हिल रही थी, हमारी तरफ आ रही थी। मेरे चाचा ने तुरंत बेर स्प्रे ऊपर किया और खुद को मेरे सामने खड़ा कर लिया और मुझ पर चिल्लाए कि पीछे हटो। अब मैं साफ देख पा रहा था, वो भेड़िए थे। उनके मुंह खुले हुए थे, हांफते हुए जमीन पर पैर पटकते हुए हमारी तरफ आ रहे थे, और उनके पैरों के नीचे बर्फ के टूटने की जोरदार आवाजें आ रही थी। मैंने ऊपर देखा, चाचा की उंगली सीधी बेर स्प्रे के ट्रिगर पर थी। बस 1 सेकंड में उनके मुंह पर स्प्रे छोड़ने को तैयार थे, और तभी वो भेड़िए हमारे पास से भागते हुए निकल गए। मतलब सच में हमारे बिल्कुल पास से ज्यादा 5 फुट की दूरी से, इतनी तेजी से कि उनके गुजरने से हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया।
मेरे चाचा ने बेर स्प्रे नीचे कर लिया और चारों ओर देखने लगे। उनका चेहरा हैरानी और उलझन से भरा हुआ था। और तभी मैंने और आंखें देखी। वो अपने हाथ से अपने चारों तरफ इशारा करने लगे। वहां दर्जनों जानवर और पक्षी थे, भागते हुए जा रहे थे। उन्होंने हमारी तरफ देखा तक नहीं, बस भागे जा रहे थे। जिन जिन जानवरों से मैं डरता था, सारे छोटे बड़े जीव और पक्षी और वो सब चीजें जिन्हें कुछ दिन पहले मैं हैरानी से देखा करता था, वो सब हमारे बगल से भागते हुए जा रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, और ना ही मेरे चाचा ने। मेरे चाचा ने तय किया कि अब यहां से निकलना ही ठीक है, क्योंकि जिससे ये सारे जानवर भाग रहे थे, हम उसका सामना बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। मेरे चाचा ऐसे इंसान थे जो आसानी से डरते नहीं थे। तुम्हारे दादा की सुनाई कहानियों के हिसाब से वो मौत का सामना न जाने कितनी बार कर चुके थे। गुस्से से भरे ग्रिजली भालू, भूखे भेड़ियों के झुंड, और यहां तक कि किसी ने उन पर बंदूक तक तान दी थी। लेकिन फिर भी उस समय मुझे उनके चेहरे पर डर नहीं दिखा, लेकिन उनकी आंखों में झांकते ही मुझे चिंता दिखने लगी। और मेरे लिए इतना जानना ही काफी था। हमारी सामान्य चाल अब दौड़ में बदल चुकी थी, और चाचा ने सोचा कि रास्ता छोड़कर जंगल के बीच से जाना ज्यादा तेज होगा। पगडंडी पर ऊपर खुली जगह थी, जहां से चांद और तारों की रोशनी साफ आती थी, लेकिन जंगल के अंदर पाइन की सुइयों जैसी पत्तियां ज्यादातर रोशनी रोक लेती थी। बस कहीं कहीं पतली किरणें घने अंधेरे को चीरती हुई आती थी। मेरे चाचा बस सीधे चलते रहे, सीधे कस्बे की दिशा में। शायद सिर्फ आधा मील ही बचा था कि अचानक वो रुक गए और मैं उनकी पीठ से टकरा गया। मेरे टकराने के बावजूद वो हिले तक नहीं, उन्होंने एक आवाज तक नहीं निकाली। ऐसा लगा जैसे उन्होंने सांस लेना ही बंद कर दिया हो। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, और फिर मैंने उनके आगे देखा। मेरा दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे साइकिल का पंप खून उछाल रहा हो। हमारे एकदम आगे एक इंसान की परछाई खड़ी थी, इतनी दूर कि उसका चेहरा या कोई भी पहचान ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी। करीब 30 सेकंड बाद मेरे चाचा पीछे हटने लगे और इशारे से मुझे भी वैसा ही करने को कहा। फिर उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। ये बोलते हुए उनकी आवाज हल्की सी कांप रही थी, लेकिन वो इतना काफी था कि मैं सब समझ जाऊं। मेरे चाचा, मेरी जिंदगी के सबसे शांत और मजबूत लोगों में से एक, अब डर रहे थे। धीरे से, बहुत ही धीरे से मेरे चाचा ने अपना हाथ पीठ के पीछे ले जाना शुरू किया, अपने बेर स्प्रे की तरफ। लेकिन मेरी आंखें लगभग बाहर निकल आईं जब उनका हाथ बेर स्प्रे से आगे बढ़कर बंदूक की तरफ गया। और तभी आगे से मुझे किसी छोटी टहनी के टूटने जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने चाचा के हाथ से नजर हटाई और फिर से उस आकृति की तरफ देखा। वो बर्फ की परत से निकली एक छोटी टहनी पर पैर रखते हुए एक कदम आगे बढ़ चुका था, और उसी एक कदम के साथ हवा में एक नया एहसास भर गया था। वो ठंड नहीं थी, वो डर भी नहीं था, वो भूख थी, एक विकृत हवस भरी भूख। मेरे चाचा उससे बोले, और बोलते वक्त उनका हाथ अब भी धीरे धीरे बंदूक की तरफ बढ़ रहा था। हम कोई पंगा नहीं चाहते, बस कस्बे तक वापस जाना चाहते हैं, तो प्लीज हमें जाने। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। कहानी के इस मोड़ पर मेरे पिता ने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया और खिड़की के बाहर देखने लगे। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सबसे पहले कदमों की आवाज आई, तेज बेकाबू कदम, और हर कदम के साथ एक गुर्राहट थी। वो सब कुछ इतना तेज हुआ कि ना तो मेरे चाचा कुछ कर पाए और ना ही मेरा दिमाग कुछ समझ पाया। और फिर गोली चली,
उसकी आवाज पेड़ों से टकराकर गूंज उठी। मेरे कान घंटी की तरह बजने लगे। उसके हम तक पहुंचने से पहले वो सिर्फ एक ही गोली चला पाए, बस एक गोली। और फिर उस चीख ने मेरे चाचा को चीखने पर मजबूर कर दिया। वो उन पर टूट पड़ा। उनकी उस टक्कर से मैं और उनकी बंदूक दोनों बाईं तरफ उछल गए। मैं जोर से जमीन पर गिरा और मेरी सांस जैसे बाहर ही निकल गई थी। हे भगवान, वो चीखे। उसने उन्हें जल्दी नहीं मारा। मैंने वो सब नहीं देखा, लेकिन मैंने दांतों के मांस को चीरते हुए हड्डी से टकराने की चरमराहट जरूर सुनी। शायद वो एक पल के लिए रुका, अपने सड़े हुए दांतों पर खून का स्वाद लेने के लिए, और फिर दोबारा शुरू हो गया। मैं भगवान को शुक्रिया कहता हूं कि मैंने वो सब नहीं देखा, लेकिन मैं उसे साफ साफ सुन रहा था। छप छप जैसे खून जमीन पर बह रहा था, और वो लगातार अपने दांत उनके मांस में धंसाता जा रहा था, जैसे वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा हो। स्वाद अब काफी हो चुका था। अब वो खाना चाहता था। एक के बाद एक चरमराहट की आवाजें, फिर फटने और चटकने की आवाजें। मुझे तो लगता है वो उनके पेट से अंग बाहर खींच रहा था। मुझे नहीं पता मेरी आंखें कितनी देर बंद रहीं, लेकिन जब मैंने उन्हें खोला, मैं उनसे उल्टी दिशा में था, और एक चमकती रोशनी एक चांदी जैसी चीज से टकरा रही थी। वो बंदूक थी। मैं खड़ा हुआ, गिरने के झटके से अब भी कांप रहा था। पता है अजीब बात क्या थी? मैं डरा हुआ नहीं था। शायद मेरे दिमाग को झटका लगा था, जिससे मेरे पीछे जो हो रहा था वो समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने धीरे से बंदूक की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। मेरे पैरों के नीचे बर्फ चटक उठी, और तभी वो चरमराहट रुक गई। और तभी मुझे याद आया मैं कहाँ खड़ा हूं। हम दोनों ने एक साथ पलट कर देखा। उसकी नजर मेरी नजर से टकराई। उसकी आंखें, अगर उन्हें आंखें कहा जा सके तो, क्योंकि मुझे नहीं पता वो सच में आंखें थी भी या नहीं। वो काली थी, खोखली थी, और पूरी तरह काली थी। मैं काली 2 बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनमें कालेपन के सिवा कुछ भी नहीं था। और फिर उसका बाकी शरीर, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसने मेरे चाचा के साथ वो किया वो इतना ज्यादा दुबला पतला था। उसकी पसलियां छाती से बाहर निकली हुई थी। पतली बाहों और टांगों के आर पार हड्डियां साफ दिख रही थी। उसके सर से हिरन जैसे सींग निकले हुए थे। वो रुके और एक पल के लिए सोचने लगे। नहीं, वो सर नहीं था, वो उसकी खोपड़ी थी, क्योंकि वो वैसी ही दिखती थी। एक खोपड़ी जिसके ऊपर से हिरन के सींग निकले हों। और जब वो झुका हुआ था तब भी मैं देख सकता था कि वो लंबा है। उस हालत में भी वो मुझसे कहीं ऊंचा था। हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर उसने पीठ घुमाई और मेरे चाचा के जो बचे कुचे हिस्से थे उन्हें खाना जारी रखा। क्या उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि मैं वहां खड़ा हूं? उसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? सब कुछ वहीं खत्म क्यों नहीं कर दिया? मैंने इन सवालों पर रुकने की हिम्मत नहीं की। मैं बस पलटा, बंदूक उठाई और भाग पड़ा। एक पल के लिए मैंने गोली चलाने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे चाचा की गोली उसे लगी भी थी या नहीं। और अगर लगी थी तो मुझे नहीं लगता कि गोलियों का उस चीज पर कोई असर होता। मुझे बस इतना पता था कि मुझे वहां से भागना है। तो मैं दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। जो शायद सिर्फ 10 मिनट थे वो मुझे अनंत काल जैसे लगे। और फिर मैंने कस्बे की लाइट देखी। मैंने सोचा मैं बच जाऊंगा। उम्मीद मेरी रीढ़ से चढ़ती हुई मेरे दिमाग तक पहुंच रही थी। और तभी मैंने दूर से कदमों की आवाज सुनी।
मैंने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि वो सारी उम्मीद टूटकर मेरे पैरों में बिखर गई थी। वो वहीं था, शायद सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर, लेकिन मैं उसकी आंखें देख सकता था। वो चमक नहीं रही थी, वो बस इतनी काली थी कि अंधेरे में भी अलग से नजर आ रही थी। और वो दौड़ रहा था, बहुत तेज दौड़ रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो चीज कितनी तेज दौड़ रही थी। मैं अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा सकता हूं कि वो चीज नशे किए हुए हिरन को भी आराम से पछाड़ दे। मैंने सर वापस घुमाया और दौड़ता रहा, अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा पैरों में झोंक दी, बस उससे दूर जाने के लिए। लेकिन कदमों की आवाज और करीब आती जा रही थी। आज मुझे समझ आता है कि उसने पहले मुझे क्यों नहीं खाया, क्योंकि उसे पता था मैं चाहे जितना भी दौड़ लूं वो मुझे पकड़ ही लेगा। और उसने मुझे पकड़ लिया। दर्द का एक भयानक झटका मेरी पूरी टांग में दौड़ गया जब उसने अपने दांत मेरी टांग में गड़ा दिए। उसके दांत मेरी फीमर हड्डी तक पहुंच गए और उसमें एक हल्की सी दरार पड़ गई। उस चीज में अकल्पनीय ताकत थी। उसने मुझे मुंह में उठाया और कई दर्जन फुट दूर फेंक दिया। मैं सर के बल गिरा। झटका और दर्द सर में फट पड़े और पूरे शरीर में फैल गए। लेकिन थोड़ी ही देर में दर्द कम होने लगा, जैसे मेरी चेतना मुझसे फिसलती जा रही हो। पीछे कहीं मैंने चरमराने की आवाज सुनी। वो मेरी टांग से मिले थोड़े से मांस का स्वाद ले रहा था। बस अब यही अंत है, यही तरीका है जिससे मैं मरने वाला हूं। मैंने सच में यही मान लिया था। लेकिन तभी मैंने उन्हें सुना, उठो और जल्दी से खड़े हो। वो मेरे चाचा की आवाज थी। तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे, है ना? और बस वही शब्द मेरे लिए काफी थे। मेरे शरीर की हर भावना, बेबसपन, डर, उदासी, मायूसी, सब एक ही चीज में बदल गई। सब की सब गुस्से में बदल गई। मैंने पलटकर बंदूक उठाई, जिसे मैंने गिरने के बावजूद पकड़े रखा था, और सीधे उसके चेहरे की तरफ तान दिया। वो मेरी तरफ मुड़ा, जैसे हैरान हो कि मेरे हाथ में हथियार है, और अगले ही पल उसने हमला कर दिया। मेरा किसी भी चीज पर निशाना नहीं था। मैंने बस ट्रिगर दबा दिया। सब कुछ जैसे स्लो मोशन में हो रहा था। मैंने गोली को निकलते हुए देखा और वो सीधे उस खालीपन में घुस गई जहां उसकी आंखें थीं। एक पल के लिए समय रुक गया, फिर वो अपना चेहरा पकड़ते हुए लड़खड़ाकर पीछे गिरा और मैंने उसे चीखते हुए सुना। रिकॉर्डिंग में पहली बार मैंने अपने पिता की आंखों में डर की झलक देखी। जब मैंने उसे मुंह खोलते देखा, मुझे किसी राक्षसी दहाड़ या भयानक चीख की उम्मीद थी, लेकिन जो उसके मुंह से निकला वो कहीं ज्यादा भयानक था। वो किसी दानव की आवाज नहीं थी, वो इंसानों की आवाज थी। सैकड़ों लोगों की आवाज, आदमी और औरतों की आवाज, दर्द और पीड़ा में चीखती हुई आवाज। बुजुर्ग दहशत में चिल्ला रहे थे। मैं बच्चों के रोने की आवाज सुन सकता था, और छोटे बच्चों की चीखें जैसे उनसे खिलौना छीन लिया गया हो। लेकिन एक चीख हमेशा के लिए मेरे दिमाग में बस गई। वही वजह है कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने उसके मुंह से एक खास चीख सुनी, मेरे चाचा की चीख। मेरा गुस्सा खत्म हो गया और डर वापस आ गया। मैं फिर से खड़ा हुआ और रोशनी की तरफ दौड़ने लगा। मैं उससे दूर नहीं भाग रहा था, मैं बस उन भयानक चीखों से दूर जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं चाहे जितना तेज दौड़ा, वो चीखें वैसी ही रहीं। फिर वो आवाजें बदल गईं। अब वो दर्द की चीखें नहीं थीं, वो गुस्से की चीखें थीं। मैं दौड़ता रहा, मुझे दूर जाना था,
मैं दूर जाना चाहता था। मुझे दूर जाने की जरूरत थी। दौड़ते दौड़ते मेरी फीमर हड्डी की दरार और बढ़ती जा रही थी। मेरे फेफड़े पसलियों से टकरा रहे थे। मेरा शरीर बेहिसाब ऑक्सीजन मांग रहा था, जो मेरे फेफड़े दे नहीं पा रहे थे। मुझे याद है, मैं जंगल से बाहर गिरता पड़ता हुआ निकला। तेज स्ट्रीट लाइट्स ने मेरा स्वागत किया और मेरे जूतों के नीचे सख्त सड़क थी। और जैसे ही मैं जंगल से बाहर निकला, मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और मैं गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले मुझे आखिरी चीज याद है, वो टायरों की आवाज थी। एक आदमी जो फोन पर बात करते हुए मेरे ऊपर झुका हुआ था। और होश खोने से ठीक पहले मैंने सर घुमाकर जंगल की तरफ देखा। मैंने उसे देखा, वहां खड़े हुए देखा। एक आंख बंद और दूसरी खाली आंख सीधे मेरी आंखों में घूरती हुई। मुझे ये जानने के लिए कि वो क्या महसूस कर रहा था, उसका चेहरा देखने की जरूरत नहीं थी। वो गुस्से में था, वो मुझसे नफरत करता था और वो अब भी भूखा था। मैं अगले दिन कस्बे के अस्पताल में जागा। अगले दिन नहीं, मैं 3 दिन से बेहोश था और खबर सुनते ही तुम्हारे दादा वहां पहुंच चुके थे। होश में आते ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने उन्हें और बाकी सबको सब कुछ बताया, उस चीज के बारे में, चाचा के बारे में, सब कुछ बताया। पर उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा मेरे सर पे लगे जख्मों ने मेरे दिमाग में एक बूढ़े भालू को राक्षस बना दिया है। फिर भी उन्होंने एक खोज दल भेजा, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाए, पर मेरे चाचा को ढूंढ लिया। अफवाहें फैलने लगी कि मांस का हर टुकड़ा, खून, हर अंग, यहां तक कि हड्डियों का गूदा तक साफ कर दिया गया था और बस हड्डियों का ढेर बचा था। ये बात बताकर उन्होंने गहरी सांस ली। वो वेंडिगो शायद आज भी कहीं बाहर है, अब भी बेगुनाह लोगों को खा रहा है और मुझसे नफरत करता है, क्योंकि मैं उसके चंगुल से बच निकला। और वहां और भी हैं, और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनका पेट न भर जाए। और उनके पेट कभी नहीं भरते और कभी भरेंगे भी नहीं। ये बात बोलकर वो थोड़ी देर रुके और कुछ सोचने लगे। सबसे डरावना ख्याल जो मेरे दिमाग में है, मेरे सर में गूंजती चाचा की आवाज, जब वो वेंडिगो मुझे जमीन पर दबोचे हुए था। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या सच में वो मेरे चाचा की आवाज थी जो मुझे उठने को कह रही थी, या फिर वो उसी चीज की आवाज थी जो मुझे उठने को कह रही थी, ताकि मैं थोड़ी और लड़ाई करूं और वो मुझे मारने का मजा और बढ़ा सके। यह घटना दिसंबर 2020 की है, न्यूयॉर्क स्टेट के पश्चिमी हिस्से की, ग्रेट लेक्स के इलाके की। जिस रात ये सब हुआ, उस रात जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी। मैं अभी अभी काम से लौटा था और बाहर पहले ही अंधेरा होने लगा था। जमीन पर अच्छी खासी बर्फ जमी हुई थी और ऊपर से बर्फ लगातार तेजी से गिर रही थी। तो मैंने सोचा, क्यों ना स्नो मोबाइल लेकर थोड़ी राइड कर ली जाए। वैसे भी करने को कुछ और नहीं था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी। एक ऐसी गलती जिसका पछतावा मुझे बहुत जल्दी होने वाला था। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। मैं 23 साल का हूं और एक काफी जंगल वाले इलाके में अकेला रहता हूं। मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर कुछ खेत हैं और चारों तरफ घना जंगल है। वो जमीन मेरे पड़ोसियों की है, जिनसे मेरी अच्छी दोस्ती है, और वो मुझे वहां स्नोमोबाइल चलाने देते हैं। मैं बाहर निकला और बर्फ अब भी तेजी से गिर रही थी, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे बर्फ बहुत पसंद है। मैंने गैराज खोला, स्नोमोबाइल से कवर हटाया और उसे स्टार्ट किया। कुछ मिनट तक उसे गर्म होने दिया। फिर मैंने राइडिंग गियर पहना और एहतियात के लिए अपनी तेज एलईडी स्पॉटलाइट उठाई।
और फिर सड़क से उतरकर मैं सीधे एक खेत में चला गया। खेत के किनारे मुझे हिरणों का एक झुंड दिखा। जैसे ही मैं उनके थोड़ा ज्यादा पास पहुंचा, वो सब जंगल की तरफ भाग गए। मैं कुछ और मिनट इधर उधर घूमता रहा और तभी अचानक मुझे एक अजीब सी तीव्र इच्छा हुई कि मैं सीडर के पेड़ों के एक झुंड पर अपनी स्पॉटलाइट डालूं। मैं उनसे करीब 25 गज की दूरी पर था। मैंने स्नोमोबाइल बंद किया और पीछे लगे बैग से स्पॉटलाइट निकाली और मैंने तेज एलईडी रोशनी सीधे उन पेड़ों पर डाली। मुझे उसे देखने में कुछ सेकंड लगे, लेकिन एक सीडर पेड़ के पीछे से झांकता हुआ मुझे बड़े सींगों वाला एक नर हिरन दिखाई दिया। कम से कम मुझे तो यही लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि उस हिरन की आंखों में वो चमक नहीं थी जो आमतौर पर हिरणों में होती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और बिल्कुल खोखली थी। एक सामान्य हिरन इतने नजदीक से किसी इंसान को ऐसे घूरता नहीं है। वो भी पहले वाले झुंड की तरह भाग जाता, लेकिन वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे खंजर चुभो रहा हो। उस हिरन की एक और चीज थी जो बहुत अजीब लगी। वो सामान्य हिरन से कहीं ज्यादा लंबा लग रहा था। साथ ही वो बहुत दुबला पतला और कुपोषित लग रहा था। उसके शरीर पर कई जगह बाल भी नहीं थे। शुरुआत में मुझे उससे डर नहीं लगा। मैं पूरी तरह हैरानी और उलझन में था कि मेरे सामने खड़ी ये विकृत चीज आखिर है क्या। लेकिन तभी मुझे मूल अमेरिकी लोक कथाओं में सुनी वेंडिगो की कहानियां याद आईं। मैं हमेशा सोचता था कि वेंडिगो बस एक डराने वाली कहानी है ताकि बच्चों को जंगल में जाने से रोका जा सके। अगला हिस्सा ही वो वजह है जिसकी वजह से आज भी मुझे उसके डरावने सपने आते हैं। मैं अब भी उसके सामने खड़ा था और बेवकूफ़ी में मेरे दिमाग में उसे आवाज देकर कुछ पूछने का ख्याल आ गया। मैं अपनी हंसी रोकने की भी कोशिश कर रहा था। क्या तुम वेंडिगो हो? जाहिर है मुझे जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन यकीन मानो उस प्राणी ने गहरी शैतानी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा, हाँ, मैं हूं। और फिर वो हंसने लगा। उसी पल जबरदस्त डर और वहां से भागने की तलब मुझ पर टूट पड़ी। मैंने फौरन स्नोमोबाइल स्टार्ट की, स्पॉटलाइट पीछे बैग में फेंकी और पूरी रफ्तार से वहां से निकल पड़ा। घर लौटते वक्त इतनी तेजी से जा रहा था कि कई बार गिरते गिरते बचा। कुछ ही मिनटों में घर पहुंचा और हड़बड़ाते हुए गैराज में घुस गया। स्नोमोबाइल खड़ी की और हर दरवाजा हर खिड़की लॉक कर ली। काश मैं कह पाता कि यह डरावना अनुभव यहीं खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी रात जब मैं सो चुका था, मुझे उस वेंडिगो का भयानक सपना आया। सपने में मैं अपने ही घर में फंसा हुआ था और वो राक्षस अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो उसी आवाज में मुझसे बातें कर रहा था। मैं तुम्हें अंदर देख सकता हूं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। उसी पल मेरी नींद टूट गई। मैं ठंडे पसीने से भीगा हुआ उठा। मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया और हल्की रोशनी वाले कमरे को देखने लगा। मैंने उस खिड़की की तरफ देखा जिसके पर्दे में बंद करना भूल गया था। वहीं उसी खिड़की के बाहर वो राक्षस खड़ा था जिसे मैंने पहले स्नोमोबाइल पर देखा था। वही जो मेरे सपने में आया था। वही शब्द बोल रहा था जिन्हें मैं सपना समझ रहा था। फर्क बस इतना था, अब मैं पूरी तरह जाग रहा था और इस बार भी वो मुझे बुरी तरह घूर रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसके नुकीले उस्तरे जैसे दांत साफ दिख रहे थे। वो 2 पैरों पर खड़ा था, आसानी से 7 फुट से भी ज्यादा लंबा था। अब मैं साफ देख पा रहा था कि वो राक्षस कितना सड़ा गला हिरन जैसा दिखता था। यह कहने की जरूरत नहीं, मैं डरे हुए बच्चे की तरह चीख पड़ा और डर के मारे सेंट माइकल द आर्कएंजल की प्रार्थना बड़बड़ाने लगा। हालांकि मैं ज्यादा धार्मिक इंसान नहीं हूं,
फिर भी मैं जैसे तैसे प्रार्थना पूरी करने की कोशिश कर रहा था। फिर उस राक्षस ने एक नरक जैसी गुर्राहट निकाली और फिर से हंसा, और जैसे ही मैंने आमीन कहा, वो राक्षस गायब हो गया। उस रात मैं सो ही नहीं पाया, डरते हुए बस यही सोचता रहा कि कहीं वो वापस ना आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। फिर मैं तब तक अपने परिवार के पास रहने चला गया जब तक मैं उस घर से हमेशा के लिए नहीं निकल गया, और आज तक मैंने ये कहानी किसी को नहीं बताई थी, इस डर से कि लोग मुझे पागल समझेंगे। हालांकि अब मैं बेहतर हूं और ज्यादा आबादी वाले इलाके में रहता हूं। फिर भी कभी कभी मुझे डरावने सपने आते हैं, और उन सपनों में वो राक्षस अभी भी यही कहता है, मैं तुम्हें अंदर देख सकता हूं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हाइप करना मत भूलना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप जंगलों में की गई कैंपिंग की खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।